Hi everyone, welcome to O2IS Academy. My name is Diksha. पंजाब सिविल सर्विसेज में जो पूछे गए थे क्वेश्चन फ्रॉम द हिस्ट्री सेक्शन उनको हम सॉल्व कर रहे हैं। इससे पहले साइंस एंड पॉलिटी कंप्लीट हो चुका है। आज का हमारा फोकस रहेगा ईयर 2015 के ऊपर। इससे पहले डिफरेंट कोर्सेज O2IS अकेडमी में अवेलेबल है, ऑनलाइन ऑफलाइन बैचेस दोनों ही चलते हैं। अभी जो करंट पंजाब ओरिएंटेड चल रखा है दैट इज़ द फाउंडेशनल कोर्स, जिसमें मेंस एंड इंटरव्यू भी इंक्लूडेड है, और साथ में क्रैश कोर्स चल रखा है जिसमें सिर्फ प्रीलिम्स के ऊपर फोकस किया जा रहा है। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 13 आज हम सॉल्व करेंगे। 12 तक हमने कंप्लीट कर लिए थे। जो लास्ट क्वेश्चन था आपका वो चार्टर एक्ट 1930 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को लेके था। आज आपका 13th जो क्वेश्चन है वो है द ब्रिटिश इंडस्ट्रियल पॉलिसी इन इंडिया हैज बीन राइटली कॉल्ड एज द पॉलिसी ऑफ। अब आपको पता है ब्रिटिशर्स क्या कर रहे थे। यहाँ पे आ गया इंडिया, यहाँ पे इनका ब्रिटेन कंसीडर कर लेते हैं। दे वर टेकिंग ऑल द रॉ मटीरियल और ब्रिटिशर्स के पास छोड़ दे रहे थे जाके। ब्रिटेन के लोग कहाँ पे रह रहे हैं? इंडिया में भी रह रहे हैं, आए थे ट्रेड करने के लिए, बन के बाद में बाबू। तो यहाँ से रॉ मटेरियल कैरी करके जा रहे हैं और फिर महंगे दामों पे इंडिया के अंदर लाके बेच दे रहे हैं। तो इंडस्ट्री तो कहाँ पे सेटअप हो रही है? कंट्री कौन सी डेवलप हो रही है? दैट इज ब्रिटेन। तो ये टाइप की पॉलिसी बोली जाती है डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। जो इंडस्ट्रीज उस टाइम पे इंडिया के अंदर सेटअप होनी चाहिए थी वो जाके हुई ब्रिटेन के अंदर। सो यहाँ पे आपका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन बी। आपको पता होगा जब इंडिगो की खेती करवाई गई, दीन बंधु मित्रा जी की भी आपने ध्यान में रखना है, उन्होंने एक प्ले भी लिखा था बेस्ड ऑन द इंडिगो की खेती। कौन सा प्ले था? नील दर्पण, वेरी इंपॉर्टेंट। तो उस टाइम पे हुआ क्या था, जो इंडिया की लोकल इंडस्ट्रीज थी जैसे टेक्सटाइल था, हैंडीक्राफ्ट था, हैंडलूम्स थे, ये सारे सेक्टर्स जो थे वो ठप हो जाते हैं बिकॉज ब्रिटिशर्स को अपना फ़ायदा दिखाई दे रहा था कि इंडिया की एक तो जो ज़मीन है काफ़ी फर्टाइल है और जो लोग हैं लेबर अच्छी मिल रही है, उनको एज अ लेबर ट्रीट किया जा रहा है। और एक चेन बन चुकी थी, एक तरफ थे ब्रिटिशर्स, एक चेन में थे ज़मींदार और आगे थे पीजेंट्स और फार्मर्स। यहाँ पे ब्रिटिशर्स ने ज़मींदारों को बोल दिया कि आप भी पैसा कमाओ, हम भी कमाएंगे, पर आपको क्या करना पड़ेगा? टैक्स वसूलना पड़ेगा फ्रॉम द पीजेंट एंड फार्मर्स। तो सबसे ज़्यादा जो एक्सप्लॉइट हुआ था यहाँ पे दैट वाज द पीजेंट और फार्मर्स। सो यहाँ पे ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। अगेन लाला लाजपत राय जी के ऊपर क्वेश्चन आ चुका है। एक्सट्रीम ग्रुप से बिलोंग किया करते थे, दो सेक्शन बने थे, वन वाज मॉडरेट एंड सेकंड थे एक्सट्रीम। मॉडरेट एंड एक्सट्रीम। मॉडरेट्स का मानना हुआ करता था कि ब्रिटिशर्स को पिटीशन डालो, ब्रिटिशर्स को लेटर लिखो, एप्लीकेशन लिखो, दैट वाज द अप्रोच टेकन बाय द मॉडरेट्स। पर वहीं पे ट्रायो देखने को मिलता है एक्सट्रीम ग्रुप के अंदर, लाल बाल पाल अलॉन्ग विद अरबिंदो घोष। तो ये एक्सट्रीम दल के थे और इनका मानना था कि फोर्स का भी यूज़ करो अगर ब्रिटिशर्स आपकी बात नहीं मान रहे हैं। और उस टाइम पे एक लाइन बहुत फिट बैठती है, दैट इज़ रॉड्स आर लॉजिक ऑफ फूल्स। तो वो कहीं ना कहीं एक्सट्रीमिस्ट ने फॉलो करी थी एंड एट दैट टाइम कहीं ना कहीं सही अप्रोच भी थी, क्योंकि बाद में महात्मा गांधी का भी क्या स्लोगन आया था? डू और डाई, करो या मरो। एनीवेज, तो यहाँ पे लाला लाजपत राय जी से एसोसिएटेड कौन कौन से न्यूज़पेपर हैं? तो कोहिनूर, यस। द पंजाबी, यस। वंदे मातरम, यस। द पीपल, ये सारे ही किससे एसोसिएटेड हैं? लाला लाजपत राय जी से। अब इन्हीं तक सीमित नहीं रहना है अपने को, कुछ और भी न्यूज़पेपर्स थे जैसे द यंग इंडिया। यंग बंगाल अगर आ जाए तो वो महात्मा गांधी जी से एसोसिएटेड है, पर वहीं पे इंडिया की बात होगी तो वो लाला लाजपत राय जी से एसोसिएटेड है। बहुत सारी इन्होंने बायोग्राफीज भी लिखी थी, किस किस के ऊपर? जैसे गैरिबाल्डी, मजीनी, शिवाजी, स्वामी दयानंद। तो इस तरह से इन्होंने बहुत सारी बायोग्राफीज भी लिखी थी, तो इनको भी आप ध्यान में रखोगे, लाला लाजपत राय जी से एसोसिएटेड है। कौन सी मेजर इंडस्ट्री थी इंडियन कैपिटलिस्ट के पास ड्यूरिंग लेट 19th सेंचुरी? तो सिर्फ एक ही इंडस्ट्री थी, वो बची थी कॉटन टेक्सटाइल पे। कॉटन टेक्सटाइल से मुझे याद आया कि कॉटन की खेती के लिए कौन सी सॉइल चाहिए होती है? तो आपको चाहिए होती है ब्लैक सॉइल, ये भी आप याद रखोगे। ब्लैक सॉइल के अंदर टाइटेनियम ऑक्साइड सबसे ज़्यादा होता है, विच इज़ गुड फॉर द ग्रोथ ऑफ कॉटन। तो यहाँ पे आपसे लेट 19th सेंचुरी की बात करी गई है, यानी कि 1880s के बाद में बोल लो, 90s में बोल लो, तो उस टाइम में आपको कॉटन टेक्सटाइल ही दिखेगा जो कि सिर्फ हमारे जो इंडियन कैपिटलिस्ट थे उनके पास बचा हुआ था। बाकी जूट, जूट को क्या बोला जाता है? गोल्डन फाइबर भी बोला जाता है, गोल्डन फाइबर। और आयरन एंड स्टील आपको पता है CNP वाला एरिया आ जाएगा, दिस वन, ठीक है। छोटा नागपुर प्लेटो आ जाएगा, साइड में झारखंड वाला क्षेत्र आ जाएगा जहाँ पे इंडस्ट्री सेटअप है आपके आयरन एंड स्टील के। तो यहाँ पे ऑप्शन ए वाज करेक्ट।
नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका, विच इज द वैलिड जनरलाइजेशन अबाउट द इमीडिएट रिजल्ट ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन ऑफ 1789। ये क्वेश्चन आ जाएगा फ्रॉम द वर्ल्ड हिस्ट्री सेक्शन। फ्रेंच रेवोल्यूशन जब हुआ था तो दुनिया ने एक सीख ली थी, किसके ऊपर? एक थी इक्वालिटी, एक थी फ्रेटर्निटी, एक थी लिबर्टी। तो ये तीन शब्द हमें कहाँ से सीखने को मिले थे? फ्रॉम द फ्रेंच रेवोल्यूशन। लिबर्टी, ओपन फॉर ऑल आइडियाज, आप अपने आइडिया लेके आओ, हम आपको कंडीशन प्रोवाइड करेंगे उस आइडिया को इम्प्लीमेंट करने के लिए। देयर इज इक्वालिटी, सबको इक्वली ट्रीट करना है, कोई कास्ट नहीं, कोई जेंडर नहीं, कोई चीज़ डिफरेंशिएशन नहीं क्रिएट कर सकती। फ्रेटर्निटी यानी कि भाईचारा। तो ये सारी सीख हमें कहाँ से मिली थी? फ्रॉम द फ्रेंच रेवोल्यूशन। तो यहाँ पे आपने बोला है कि वैलिड जनरलाइजेशन कौन सी है विद रिस्पेक्ट टू फ्रेंच रेवोल्यूशन विच टुक प्लेस इन 1789, फ्रांस की क्रांति भी जिसको आप बोलते हो। तो यहाँ पे जो मिडिल क्लास थी उसको सबसे ज़्यादा पावर मिली, क्योंकि किसी भी कंट्री के अंदर देख लो, जो मिडिल क्लास का नंबर होता है पॉपुलेशन का वो सबसे ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे मिडिल क्लास जो थी उसी को सबसे ज़्यादा पावर दी गई थी। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अगेन फ्रॉम द वर्ल्ड हिस्ट्री कि जो रशियन पीजेंट्स थे उन्होंने बोल्शेविक्स को काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया 1917 जब रशिया में क्रांति आई थी। क्यों किया? क्या ऐसा प्रॉमिस किया था बोल्शेविक्स ने कि जिस वजह से लोग उनके सपोर्ट में आ चुके थे? अब देखो, रशिया में भी सेम ही चीज़ चल रही थी, एट्रोसिटीज चल रही हैं। तो बोल्शेविक प्रॉमिस करते हैं कि जो लैंड ओन करी गई है नोबिलिटी के द्वारा उसको दोबारा से रीडिस्ट्रीब्यूट करा जाएगा और इक्वल पार्ट्स में आप में डिवाइड कर दिया जाएगा। दैट वाज द रीजन बिहाइंड कि रशियन पीपल जो थे, पीजेंट स्पेशली, वो किसको ज़्यादा सपोर्ट कर रहे थे? वॉल्सविक को कर रहे थे। अगेन क्वेश्चन फ्रॉम द वर्ल्ड हिस्ट्री, तो विच फैक्टर मोस्ट एनेबल्ड जापान टू रिबिल्ड एंड मॉडर्नाइज रैपिडली आफ्टर वर्ल्ड वॉर टू? वर्ल्ड वॉर 1 हुआ, 2 हुआ, जापान काफ़ी ज़्यादा हिट होता है। 1945 ईयर नहीं भूलना है जब यूएस ने क्या किया था, जापान के ऊपर 2 न्यूक्लियर बॉम्ब की टेस्टिंग कर ली थी। पहला था लिटिल बॉय एंड दूसरा था यहाँ पे फैट मैन। हिरोशिमा एंड नागासाकी के ऊपर ये टेस्टिंग्स हुई थी। जापान काफ़ी ज़्यादा हिट हुआ, पर ऐसा क्या रीज़न था जिसकी वजह से जापान इतनी जल्दी ग्रो अप कर गया? आज भी आप देखोगे, खैर वहाँ पे ओल्ड जो पॉपुलेशन है वो ज़्यादा है, पर दे रिक्रूट पीपल फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ था, उनकी जो वर्क फोर्स थी उसको उन्होंने वेल ट्रेन किया। सुनामी वाली जोन है, रिंग ऑफ फायर के जोन में आता है, अर्थक्वेक, सुनामी चली ही रहती हैं। और किस वजह से? बिकॉज वहाँ पे जो प्लेट्स हैं, अगर जोग्राफिकल फिनोमिना देखोगे तो वहाँ पे एक तो ओशिनिक प्लेट आ जाएगी, दूसरी आ जाएगी कॉन्टिनेंटल। ओशिनिक भारी होती है तो ये बार बार कॉन्टिनेंट के नीचे सबडक्ट करती रहती है, जिस वजह से इस क्षेत्र में आप देखोगे सुनामी, अर्थक्वेक के रीजंस बने ही रहते हैं। अब हुआ क्या, इन्होंने अपने सेकेंडरी सेक्टर को स्ट्रॉन्ग किया। इंडिया के साथ अगर कंपेयर करें तो जैसे ही हम प्राइमरी सेक्टर के ऊपर फोकस थे, प्राइमरी इज रिलेटेड टू रॉ मटेरियल, जो चीज़ें हमें नेचर से मिल रही हैं, हमने सेकेंडरी पे भी फोकस किया, इंडस्ट्री भी सेटअप करी। बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन एमएसएमई, वो भी तो सेकेंडरी सेक्टर में आते हैं। पर 1991 में टर्शरी सेक्टर आया था, जिस वजह से कहीं ना कहीं हमारा सेकेंडरी सेक्टर वीक रह गया था। बट एनीवेज अगेन हम रिवाइव करने की ट्राई कर रहे हैं कि सेकेंडरी सेक्टर भी उतना ही बूस्ट करेंगे जितना हमारा टर्शरी सेक्टर है। तो जापान ने सेम किया था, अपने सेकेंडरी सेक्टर के लोगों को, जितनी भी वर्क फोर्स थी अलॉन्ग विद द प्राइमरी सेक्टर, उनको ज़्यादा ट्रेन किया। तो यहाँ पे आपके 19 क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द अटैक ऑन पर्ल हार्बर बाय जापान। वर्ल्ड वॉर 2 से आपसे अगेन क्वेश्चन पूछा गया है। जब जापानीज ने पर्ल हार्बर के ऊपर अटैक किया था तो इनका मेन फोकस था किसी चीज़ को न्यूट्रलाइज करना। तो किस चीज़ को न्यूट्रलाइज करना था? वो था यूएस को न्यूट्रलाइज करना, पैसिफिक फ्लीट और साउथ ईस्ट एशिया। साउथ ईस्ट एशिया की तरफ जापान की उस टाइम पे एक्सपांशन थी। ये देखो, ये इंडिया आ जाता है, यहाँ से आपका पूरा का पूरा ये साउथ ईस्ट एशिया शुरू हो जाता है, जिसमें आपको कंट्री ऑफ इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, ब्रूनई, लाओस, कंबोडिया, थाईलैंड, म्यांमार, ये सारी कंट्रीज आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती हैं। और यहाँ पे थी हमारी कंट्री ऑफ जापान। तो जापान की जो एक्सपांशन पॉलिसी थी वो साउथ ईस्टर्न एशियन कंट्रीज़ की तरफ को भी थी। तो यहाँ पे मेनली किसको इन्होंने टैकल करना था, न्यूट्रलाइज करना था? जो यूएस की यहाँ पे नेवी आ रही थी, आगे प्रोसीड कर रही थी, उनको न्यूट्रलाइज करने के लिए
लिए इन्होंने पर्ल हार्बर के ऊपर अटैक कर दिया था। तो पैसिफिक फ्लीट एंड साउथ ईस्ट एशिया, ये दोनों शब्द आप याद रखोगे। ये देखो यहाँ पे लिख दिया है कौन कौन सी कंट्रीज के ऊपर जापान का मेन फोकस था उस टाइम पे। तो फिलीपींस था, मलाया यानी कि मलेशिया आज का, डच ईस्ट इंडीज ये आज का इंडोनेशिया। तो 3 मेजर ऐसे सेक्शन थे जिनके ऊपर जापानीज फोकस कर रहे थे। और पर आज के टाइम पे अगर बात करें 2025 चल रहा है, तो जो फिलीपींस है वो किसका एक तरह से मिलिट्री वेयर हाउस की तरह एक्ट करता है, वो है फिलीपींस आज के टाइम पे यूएस के साथ अच्छी बॉन्डिंग रखता है। इवन हमारी जो ब्रह्मोस मिसाइल है इंडिया की, वो भी परचेज करी थी फिलीपींस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21, अगेन फ्रॉम द वर्ल्ड वॉर 1। ईस्टर्न यूरोप से आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि द ग्रेटेस्ट ऑब्स्टेकल टू नेशनल यूनिटी इन मैनी नेशन स्टेट वाज द। अब देखो, जब भी यूनिटी की बात आती है तो एथनिसिटी कहीं ना कहीं डिफरेंसेस कॉज कर देती है। अगर एक ही एरिया में आपको डिफरेंट एथनिक ग्रुप्स मिलते हैं तो वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट्स आने श्योर होते हैं। सेम हैपेंड इन द ईस्टर्न यूरोप, जहाँ पे क्या हो रहा था, जो एथनिक डाइवर्सिटी थी वो बहुत ज़्यादा थी, जिस वजह से लोगों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स आ रहे थे। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन इज गोइंग टू बी करेक्ट। सो अभी हमारा 2015 के जो हिस्ट्री से रिलेटेड आपके पीसीएस में क्वेश्चन पूछे गए थे वो सब कंप्लीट हो चुके हैं। नाउ वी विल प्रोसीड इन नेक्स्ट वीडियो 2018 के जो क्वेश्चन थे। थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे।